हाँ, हम दोनों हफ्ते में 3-4 दफ़ा मिला करती थी, निशा ने जवाब दिया। यहाँ मैं ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मालती की पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। वह कोई नौकरी करती थी? नहीं, वह लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन सही मायनों में उसने कुछ नहीं लिखा। मेरा मतलब हर बार वह एक नई चीज़ लिखना शुरू तो करती थी, मगर उसने पूरा कभी कुछ नहीं किया। इसके बावजूद मैं समझती हूँ उसमें लिखने की सही प्रतिभा ज़रूर थी। क्यों? इसलिए कि किसी मैगज़ीन के एडिटर ने उसकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना, बल्कि प्रतिभा के विकास के लिए खर्चा करने को भी तैयार हो गया था। शायद तुम नहीं जानते कि मालती के यहाँ आने की वजह भी यही थी। अजय को एडिटर जयनारायण मेहता द्वारा अपनी बेटी विजय उर्फ मालती के बारे में कही गई प्रत्येक बात याद थी, लेकिन वह झूठ का सहारा लेता हुआ बोला, अच्छा, मैं वाकई नहीं जानता। मालती का यहाँ रहने का तमाम खर्चा वह एडिटर ही तो उठा रहा था, निशा ने उत्साहित स्वर में कहा। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आमतौर से मालती बातें नहीं किया करती थी, लेकिन जब वह यहाँ नई आई थी तो किसी प्रकार के मेंटल शॉक से पीड़ित नजर आती थी। वह समझती थी कि ज़िंदगी ने उसे हरा दिया था और इस बात की वजह से वह भयानक निराशा की शिकार होकर रह गई थी। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि लेखिका बनने में कामयाब न हो पाने की निराशा के कारणवश वह आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी थी। भाग्यवश किसी एडिटर ने वक्त पर उसे बचा लिया और नए सिरे से उसकी हौसला अफजाई की। उसकी काबिलियत में अपने भरोसे का इजहार करने के लिए उसे पैसा देकर यहाँ भेजा ताकि वह पुनः क्रिएटिव हो सके। उसने बाप की तरह मालती से मैं दिलचस्पी ली थी। अजय कुछ नहीं बोला। निशा भी खामोश बैठी रही। अब यह बताओ, अंत में अजय ने मौन भंग करते हुए पूछा, तुम्हारे और मालती के साथ इंदिरा इस तस्वीर में कैसे आ गई? निशा की आंखें सिकुड़ गई। इंदिरा और मैं एक ही ऑफिस में काम करती हैं, वह बोली। मैंने ही इंदिरा और मालती का परिचय करा था, लेकिन उन दोनों में घनिष्ठता जैसी कोई बात नहीं रही और जब जोसेफ ने मालती में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिया था, जब तक कि मालती ने उसे डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया। हाँ, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी। मालती इंदिरा को बताना चाहती थी कि उसका जोसेफ से अब कोई वास्ता नहीं रहेगा। यह जोसेफ आदमी कैसा है? बेहद कमीना और मक्कार, निशा अरुचिपूर्ण स्वर में बोली। तो फिर मालती उसकी ओर कैसे आकर्षित हो गई थी? पता नहीं, लगता था वह तजुर्बा करना चाहती थी। उसकी थ्योरी थी लेखक या लेखिका बनने के लिए हर किस्म के लोगों और माहौल का बारीकी से अध्ययन करना ज़रूरी है। क्या उसकी इस थ्योरी में सेक्सुअली स्टडी करना भी शामिल था? उसकी योजना का एक हिस्सा शायद ये भी था, लेकिन जोसेफ को उसने इसके लिए भी चुना होगा, यह मैं नहीं मानती, निशा ने कहा और अजय के होठों पर शरारतपूर्ण मुस्कुराहट देखकर उसने निकाय झुका ली। मेरा अनुमान है तुमसे मिलने के बाद उसका इरादा तुम्हारे साथ ऐसा तजुर्बा करने का रहा होगा, इसलिए वह बेहद खुश और रोमांचित थी। मुझसे और इंदिरा से उसने साफ साफ कहा था, जब
तुमने पहली बार उसे देखा तभी उसके दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल मच उठी थी। वह हंसी और उसकी ओर देखा। मानना पड़ेगा, वाकई तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है। तुम्हें देखकर किसी भी जवान लड़की की धड़कनें बढ़ सकती हैं। तुम्हारी भी बढ़ गई है? शुरू में बढ़ गई थी, निशा निसंकोच बोली। अब तो मैंने खुद पर काबू पा लिया। अच्छा, खैर इस बारे में बाद में बातें करेंगे, अजय ने कहा। अभी मैं जोसेफ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। मालती और उसकी यहाँ गुजरी ज़िंदगी की मैं अपने दिमाग में पूरी तस्वीर उतार लेना चाहता हूँ। छोटी छोटी तमाम बातों को जोड़कर ही उस वजह का पता लगाने की कोशिश की जाएगी जो मालती की जान की ग्राहक बन गई थी। फिर उस वजह से ही खूनी का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। ठीक कहते हो, निशा ने कहा और संक्षिप्त मौन के बाद विचारपूर्ण बोली। मालती के बारे में मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताती हूँ। वह वर्जिन होने का दावा किया करती थी। उसके इस दावे में कितनी सच्चाई थी मैं नहीं जानती, मगर उसकी हर बात पर यकीन करने की वजह से उस पर भी मैं यकीन करती थी। मेरे विचार से जोसेफ की मालती में दिलचस्पी होने की वजह भी यही थी। मालती को प्यार तो वह करता नहीं था, लेकिन शायद उसे पता लग गया था कि मालती वर्जिन थी, इसलिए वह उसके पीछे लग गया था। उसने तनिक रुक कर पूछा, मेरे इस ढंग से बातें करने का कोई और मतलब तो तुम नहीं निकाल रहे हो? नहीं, अजय ने उसे आश्वासन दिया। तुम्हारा यह ढंग वाकई काबिल तारीफ़ है। तुम सारी सच्चाई साफ साफ बता रही हो। शुक्रिया, निशा ने कहा। अब जोसेफ के बारे में सुनो। उसकी उम्र करीब 25 साल है और मैं यकीनी तौर पर जानती हूँ कि वह एक ख़ास मिकदार में ड्रग्स का सेवन भी करता है। उसकी निगाहों में हर वह आदमी बेवकूफ़ है जो मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है। वह खुद क्या करता है? उसे सिर्फ एक ही काम आता है, गुलाबी बाग के इलाके में लोगों को ख़ास किस्म की तफरीह के लिए ले जाना। ऐसी तफरीह के लिए वह लोगों को ले कहाँ जाता है? अजय ने संदिग्ध स्वर में पूछा। निशा के चेहरे पर बड़े ही नफरत भरे भाव उत्पन्न हो गए। न्यू हेवन नामक एक बेहद गंदे और घटिया क्लब में, उसने जवाब दिया। मालती भी वहाँ जाना चाहती थी अपने लेखन के लिए जानकारी जुटाने की खातिर, उस माहौल को जाती तजुर्बा करने। तब जोसेफ मुझे इंदिरा और मालती को वहाँ ले गया था। वैसे इंदिरा तो पहले भी वहाँ जा चुकी थी। तुम्हें वहाँ क्या ख़ास बात नज़र आई थी? मुझे सेक्स का इतना पूर्णतः रूप वहाँ दिखाई दिया कि उबकाई आ गई थी। और मालती पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? थोड़ा शौक तो उसे भी लगा था, लेकिन वह सब बर्दाश्त कर गई थी। ठीक है। चंद अक्षण खामोशी से कुछ सोचने के बाद अजय ने कहा, मैं अब जोसेफ से मिलना चाहता हूँ। तुम इंदिरा को फ़ोन करके पता लगाओ जोसेफ कहाँ मिलेगा। निशा उठी और पलंग के पास छोटी सी मेज़ पर रखे टेलीफोन उपकरण की ओर बढ़ गई। अजय एक सिगरेट सुलगाकर छोटे छोटे कस लेने लगा। निशा ने इंदिरा का नंबर डायल किया। जवाब में दूसरी ओर घंटी बजती रही। उसने 3 बार ट्राई किया, मगर नतीजा वही रहा। अंत में एक बार और नाकाम कोशिश करने के बाद उसने रिसीवर यथास्थान रख दिया और चेहरे पर निराशापूर्ण भाव लिए अजय के पास आ खड़ी हुई। इंदिरा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह परेशानी भरे लहजे में बोली, बस घंटी बजे जा रही है, वह कहीं चली गई होगी, अजय ने कहा। रात में इस वक्त? इससे पहले कि अजय कुछ कहता, अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ इतनी अनपेक्षित थी कि वे दोनों बुरी तरह चौंक गए।
किसका फ़ोन हो सकता है? अजय ने जानना चाहा। पता नहीं, निशा ने नर्वस भाव से जवाब दिया। आज रात से पहले कभी मुझे बेवक्त फ़ोन करने की कोशिश नहीं की गई। तनिक रुककर पूछा, जवाब दूँ? हाँ हाँ, अजय ने कहा, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना, चाहे फ़ोन करता कोई भी हो। निशा तेज़ी से वापस फ़ोन के पास पहुंची और रिसीवर उठा लिया। हेलो। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित अजय भी उठकर दबे पांव चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा। निशा ने चौंक कर बड़ी हैरानगी के साथ तुरंत उसकी ओर देखा, फिर माउथ पीस में बोली, ओह तुम हो जोसेफ? पल भर सुनने के बाद पूछा, क्या मतलब? पुलिस को यहाँ क्यों आना चाहिए था? फिर माउथ पीस के ऊपर हाथ रखकर उन्हें अजय की ओर देखा। अजय ने सहमतिपूर्ण सिर हिलाया। उसे बातों में उलझाओ, वह फुसफुसाता हुआ बोला, और खुद को हर बात से अनजान जाहिर करते हुए पता लगाने की कोशिश करो कि वह है कहाँ। निशा ने सिर हिलाकर हामी भरी। नहीं, वह माउथ पूछ में बोली, मुझे तो इंदिरा बस मालती के घर ही मिली थी, बाद में नहीं मिली। क्यों पूछ रहे हो? कोई गड़बड़ है? उसने पूछा। मैं वहाँ आकर तुमसे क्यों मिलूं? ऐसी बात है जो इस वक्त और वहाँ आकर ही करनी ज़रूरी है। उसने पुनः माउथ पीस ढक लिया और फुसफुसाकर अजय से पूछा, वह बिना कोई वजह बताए मुझे न्यू हेवन क्लब में बुला रहा है। उससे कह दो तुम्हारे यहाँ एक गेस्ट आया हुआ है। अजय फुसफुसाहट भरे स्वर में जल्दी जल्दी बोला, उसे साथ लेकर ही तुम आ सकती हो। मैं आ सकती हूँ जोसेफ, निशा माउथपीस से हाथ हटाकर बोली, लेकिन किसी को अपने साथ लाऊंगी क्या? नहीं, वह आदमी है, तुम उसे नहीं जानते। वह मेरे पास ही मौजूद है और मैं न तो उसे यहाँ छोड़ सकती हूँ और न ही वापस भेज सकती हूँ। ठीक है, हम आ रहे हैं। संबंध विच्छेद करके उसने अजय की ओर देखा। जोसेफ की बातों से लगता है वह भयभीत है। वह बोली, उसने एक तरह से मुझे न्यू हेवन आकर मिलने का हुक्म दिया है, साथ ही धमकी दी है कि न आने की सूरत में मुझे पछताना पड़ेगा। मेरे यानी तुम्हारे गेस्ट के बारे में जानने के बाद क्या कहा था उसने? अजय ने पूछा। निशा के गालों पर शर्म की लाली दौड़ आई। उसने कहा था, दोनों फटाफट कपड़े पहनो और यहाँ आ जाओ। वह तनिक हिचकिचाती सी बोली, हम उसका हुक्म ज़रूर बजाएंगे। अजय ने कहा, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। ठीक है, निशा ने कहा। वह जितनी जल्दी तैयार हुई उसे वाकई सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता था, फटाफट। मुश्किल से 10 मिनट बाद वे दोनों टैक्सी की पिछली सीट पर मौजूद थे और टैक्सी गुलाबी बाग की ओर भाग रही थी। डर लग रहा है? अजय ने पूछा। लगना तो चाहिए था, निशा ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे साथ होने की वजह से लग नहीं रहा है। याद रखना, मैं तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड हूँ। अजय उसे समझाता हुआ बोला, तुम ऐसा जाहिर करोगी कि मैं बहुत ज़्यादा शक्की किस्म का आदमी हूँ और तुम्हारे साथ होने पर तुम्हें नज़रों से दूर करना नहीं चाहता। जोसेफ तुमसे अकेले में बातें करना चाहेगा, लेकिन इस तरह तुम उसे मेरी निगाहों के सामने रहने के लिए मना कर सकती हो। उसने सिगरेट सुलगाई, फिर कहा, तुमने यह भी याद रखना है कि मालती की मृत्यु के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। इंदिरा को मालती के साथ छोड़कर तुम अपने घर चली गई थी, क्योंकि तुम्हारी पहले से ही मेरे साथ लेट आवर्स में डेट फिक्स थी। ठीक है, कहकर निशा ने जानना चाहा, बता सकते हो जोसेफ चाहता क्या है? मेरा ख्याल है वह तुमसे मिलकर तुम्हें समझाना चाहता है कि
तुमने आज रात उसके और मालती के बीच हुई झड़प के बारे में पुलिस को नहीं बताना है। वह हत्यारा है या नहीं, मगर वह जानता है कि तुम्हारे मुंह से निकली यह बात उसे पुलिस की नज़रों में सस्पेक्ट ज़रूर बना देगी। तुम उसकी हर बात को मान लेने का दिखावा करते हुए पता लगाने की कोशिश करना कि उसे हत्या के बारे में कैसे पता चला। मैं पूरी कोशिश करूँगी, निशा ने आश्वासन दे दिया। टैक्सी गुलाबी बाग के इलाके में पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक ऊंचे गेट से, जिसके ऊपर लगा न्यून साइन न्यू हेवन क्लब दर्शा रहा था, गुजरकर भीतर दाखिल हुई। पास के पेड़ों की दोहरी कतारों के बीच में ड्राइववे पर गुजरती हुई टैक्सी एक पुरानी महल नुमा विशाल 2 मंजिला कोठी के पिछले कोर्टयार्ड में, जिसे पार्किंग लॉट में तब्दील किया गया जा चुका था, वहां रुकी। वहां करीब 2 दर्जन कारें और कोई दर्जन भर स्कूटर और मोटरसाइकिलें पहले से ही मौजूद थी। लेकिन वहां पहुंच चुकने पर भी अजय को ऐसा कोई चिन्ह नज़र नहीं आया कि उस कोठी के अंदर कोई क्लब चलाया जा रहा था, क्योंकि कोठी के बंद खिड़की दरवाज़ों से बाहर न तो रोशनी नज़र आ रही थी और न ही मोटी ऊंची दीवारों से किसी प्रकार की आवाज़ बाहर आती सुनाई दे रही थी। बस बाहर खड़े वाहन ही इस बात के सबूत थे कि अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे। कोठी के पिछले दरवाजे पर लाल रंग का एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। दरवाजे पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी। टैक्सी वहां जा रुकी। अजय और निशा बाहर निकले। अजय ने भाड़ा चुकाया और निशा का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जो ही वे अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे, भारी मजबूत दरवाज़ा खुला और दरबान की वर्दी पहने लंबा तगड़ा आदमी बाहर निकला। साथ ही संगीत का धीमा शोर भी भीतर से आता सुनाई दिया। आप सही वक्त पर आए हैं, सलाम ठोकने के बाद दरबान भारी लेकिन शिष्ट स्वर में बोला। आखिरी शो शुरू ही होने वाला है। अजय ने 5 रुपए का एक नोट उसकी ओर उछाला और निशा सहित भीतर दाखिल हो गया। मोटे कारपेट पर चलते हुए वे नीम रोशन लंबे गलियारे के दूसरे सिरे पर बने एक मेहराबदार दरवाजे पर पहुंचे। वहां मौजूद सफ़ेद सूट पहने एक करीब 30 वर्षीय पहलवान टाइप आदमी ने सिर से पांव तक बारीकी से उन दोनों का मुआयना किया। योर मेंबरशिप कार्ड प्लीज, उसने पूछा। हम यहाँ जोसेफ से मिलने आए हैं, अजय ने जवाब दिया। सॉरी, मैं किसी जोसेफ को नहीं जानता। 50 रुपीज़ ईच, 100 रुपये दीजिए। अजय ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। चुपचाप 100 रुपये का नोट निकालकर उसने पहलवान को थमा दिया। पहलवान ने दरवाज़ा खोल दिया। आइए सर। अजय और निशा भीतर दाखिल हुए। वो एक लंबा चौड़ा हॉल था। गलियारे की भांति वहाँ भी